2014 में अमेरिका में 28 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उनमें से सिर्फ 4000 लोगों के पास $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी और उनमें से एक था रोनाल्ड रीड, जो कि अमेरिकन मीडिया के हेडलाइंस में बना हुआ था क्योंकि अपने डेथ के बाद वो $2 मिलियन अपनी फैमिली के लिए छोड़ गया था और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेशन के तौर पे दे गया था। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे वो हैरान हो गए कि रीड के पास इतना सारा पैसा आया कहां से, क्योंकि रोनाल्ड रीड एक जैनिटर था जो कि 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पे कार्स रिपेयर करता था और अगले 17 साल उसने स्वीपर के तौर पे काम किया। फिर भी वो एक मिलियनेयर था और वो ना ही कोई लॉटरी जीता था और ना ही उसके पास कोई खानदानी संपत्ति थी। रोनाल्ड रीड से थोड़ा बहुत जो भी हुआ उसने सेव किया और उसे ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और उसने फिर दशकों तक वेट किया और अंत में उसकी टैनी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर $8 मिलियन हो गई। रोनाल्ड रीड के मरने से कुछ ही महीने पहले एक और इंसान न्यूज में था, रिचर्ड फस्किन। रिचर्ड फस्किन के पास वो सब चीज था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। वो हार्वर्ड एजुकेटेड मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव था विथ एन MBA। वो तो एक बार 40 अंडर 40 के बेस्ट बिजनेस पीपल के लिस्ट में भी था। बट इन मिड 2000s फस्किन ने एक बड़ा लोन लिया सिर्फ अपने हाउस को एक्सपैंड करने के लिए और फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने रिचर्ड फस्किन को बैंकरप्ट कर दिया। सोचने वाली बात है कि एक मामूली सा स्वीपर अपनी फैमिली के लिए $2 मिलियन छोड़ के जाता है और एक हार्वर्ड ग्रेजुएट अपनी फैमिली के लिए कर्ज छोड़ के जाता है। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फस्किन की स्टोरी से ये तो क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है जो कि ज्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। और मनी के साथ हमारा बिहेवियर और थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए ये हमें सिखाती है मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप मानो या ना मानो, हम सब की लाइफ में लक और रिस्क दोनों का योगदान होता है। जस्ट लाइक बिल गेट्स। आज इनको कौन नहीं जानता। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। कई कंट्रीज की तो GDP नहीं होती इतनी। बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट बिजनेसमैन के साथ साथ एक कंप्यूटर जीनियस भी हैं। ये बात आज हर कोई जानता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बिल गेट्स बहुत बहुत और बहुत लकी भी हैं, क्योंकि 1968 में 13 साल के बिल गेट्स जिस स्कूल में जाते थे वो पूरी दुनिया में से कुछ गिने चुने स्कूलों में एक था जिसमें कंप्यूटर्स अवेलेबल था, लेक साइड स्कूल। उस टाइम तो कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास भी कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं होता था। 1968 में बिल गेट्स 1 in a million पर्सन थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था, वो भी क्लास 8 में। और इस लक को बिल गेट्स भी एक्नॉलेज करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कोई लेक साइड स्कूल नहीं होता तो कोई माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स का एक बेस्ट फ्रेंड भी था, केंट इवांस, और वो भी बिल गेट्स की तरह हाईली इंटेलिजेंट और कंप्यूटर एक्सपर्ट था। बिल गेट्स और केंट हमेशा साथ में काम करते थे। बिल गेट्स कहते हैं कि आज वो भी माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडिंग मेंबर्स में होता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्कूल टाइम में ही माउंटेनियरिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। अमेरिका में ऑन एन एवरेज हर साल माउंटेनियरिंग के दौरान सिर्फ 36 डेथ होती है, यानी 1 in a million। अनफॉर्चुनेटली केंट भी 1 in a million पर्सन ही थे। ये जो बिल गेट्स का 1 in a million लक था जिसकी वजह से वो आज इतना सक्सेसफुल है, वही केंट का भी 1 in a million रिस्क था कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, वरना वो भी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द प्लैनेट होते। देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ अपने लक की वजह से सक्सेसफुल होता है। किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सक्सेस के पीछे सिर्फ हार्ड वर्क ही है, उसके पीछे लक भी हो सकता है। और जरूरी ये भी नहीं है कि हर फेलियर का कारण इनकॉम्पिटेंस हो, उसका कारण हार्ड लक यानी रिस्क भी हो सकता है। मॉर्गन हाउसेल ने हमें बिल गेट्स और केंट इवांस की रियल स्टोरी से यही सिखाने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट टाइम आप खुद को या किसी दूसरे के सक्सेस या फेलियर को जज करते समय थोड़ा सा रूम रिस्क और लक के लिए छोड़ दें। इससे आप अपने लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओगे बिना किसी एक्सट्रीम में गए। नंबर 2, कंपाउंडिंग। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हु इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम? वॉरेन बफेट? नो, वॉरेन बफेट इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन जब नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की होती है तो सिर्फ एक नाम सामने आता है, जिम साइमंस, जो कि हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के हेड थे। उनके रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं आता। उन्होंने एनुअली 66% के रेट से मनी को कंपाउंड किया है सिंस 1988, वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा। जनरल नॉलेज के लिए बता दो कि वॉरेन बफेट का कंपाउंडिंग रेट 22% है। पर जिम साइमंस के नेटवर्थ को जानकर आप हैरान हो जाओगे।
जो कि है $21 बिलियन। यस, वॉरेन बफे से 75% कम। और इस विशाल का डिफरेंस का कारण है कंपाउंडिंग। जिम सिमंस 50 इयर्स के हो चुके थे जब तक वो 66% के रेट तक पहुंचे, और वहीं वॉरेन बफे लिटरली बचपन से 22% एनुअल ग्रोथ के रेट को एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑन एन एवरेज, क्योंकि वो बचपन से इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए ज्यादा टाइम मिला। मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए इनफ टाइम मिल सके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है टाइम। ये एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ में बदल देता है। नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जनरली हम लोगों के कार, हाउस, इंस्टाग्राम फोटोज या उनके कपड़े देखकर उनके वेल्थ का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हम किसी के बैंक बैलेंस देख नहीं सकते। तो हम उनके वेल्थ का अंदाजा लगाने के लिए बाहरी दिखावे पर रिलाई करते हैं, पर वो वेल्थ नहीं है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। फेमस अमेरिकन सिंगर रिहाना एक बार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की कगार पे थी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दी और कहा कि इसके एडवाइस के कारण मैं बैंकरप्ट होने वाले हूँ। इसका एडवाइजर ने मीडिया में सैवेज रिप्लाई दिया और कहा, क्या उसे याद दिलाने की जरूरत है कि अगर आप पैसे से लगातार चीजें खरीदोगे तो आपके पास सिर्फ चीजें होंगी, पैसे नहीं। ज्यादातर लोग जब कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो उनके कहने का मतलब होता है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। और मिलियनेयर होना इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जितने भी लोग मिलियनेयर हैं वो $1 मिलियन खर्च करके नहीं, बल्कि $1 मिलियन सेव करके मिलियनेयर बने हैं। फिर भी लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनको अमीर होने में और अमीर दिखने में फर्क नहीं पता होता, और ऐसे लोग अमीर दिखने के लिए गरीब होते जा रहे हैं। नंबर 4, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हर इंसान का ड्रीम होता है फरारी, BMW और मर्सिडीज जैसे कार ड्राइव करना, क्योंकि हम सोचते हैं कि फरारी या BMW एक स्टेटस सिंबल है और ये सिग्नल करता है कि आप रिच और सक्सेसफुल हो, ताकि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। पर जब आप किसी को एक नाइस कार ड्राइव करते हुए देखते हो तो क्या आप ये सोचते हो कि वाह क्या आप मैचो पर्सन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा पूरा टेंशन कार पे होता है, ना कि कार के ड्राइवर पे। और मन ही मन सोचते हैं कि काश ये कार मेरे पास होती तो सोसाइटी में अपना अलग ही स्वैग होता। दिस इज द पैराडॉक्स हियर। लोग महंगी कार, फैंसी वॉच और बड़ा घर लेते हैं ताकि बाकी लोग उनकी रेस्पेक्ट और एडमायर करें, पर बाकी लोग उनकी रेस्पेक्ट करने की बजाय उनकी वेल्थ को अपना बेंचमार्क बना लेते हैं टू बी लाइक एंड रेस्पेक्टेड। आप सोचते हैं कि आपको एक एक्सपेंसिव कार और एक बड़ा घर चाहिए, पर मैं कह सकता हूँ आपको ये सब नहीं चाहिए। आपको चाहिए लव एंड रेस्पेक्ट दूसरे लोगों से, और आपको लगता है कि एक्सपेंसिव चीजें आपको ये सब दिलाएंगी, पर ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। लव एंड रेस्पेक्ट हमें काइंडनेस, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी से मिलता है। सो जब भी मौका मिले बी काइंड टू अदर्स। नंबर 5, नेवर इनफ। रजत गुप्ता। इनका जन्म 1948 के कोलकाता में हुआ था और टीनेज में ही ये अनाथ हो गए थे, यानी एक्सट्रीमली पुअर थे। इतने ऑड बैकग्राउंड होने के बावजूद इन्होंने जो अचीव किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो 1994 में मैकेंजी के फर्स्ट फॉरेन बॉर्न CEO बने, जो कि पूरी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी काम किया। कोलकाता के स्लम्स से लेकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक का सफर तय किया इन्होंने। इन 2008 रजत गुप्ता की कुल संपत्ति $100 मिलियन थी। किसी भी इंसान के लिए ये अथाह पैसा $100 मिलियन सच में काफी है यार। वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते थे, पर अब जानते हैं कि उन्होंने क्या चाहा, एक बिलियनियर बनना। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गोल्डमैन सैक्स बैंकरप्सी की कगार पे थी, तो वॉरेन बफे ने गोल्डमैन सैक्स को बैंकरप्सी से बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया। उस वक्त रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स बैंक के बोर्ड मेंबर थे, तो उन्हें ये खबर पब्लिक से पहले मिली और रजत गुप्ता ने इसका गलत फायदा उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट वाली बात पब्लिक में आएगी, गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो उन्होंने राजा राजरत्नम, जो कि एक हेज फंड मैनेजर थे, को स्टॉक खरीदने को कहा, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि इलीगल है। और इस इनसाइडर ट्रेडिंग से $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ सिर्फ कुछ दिनों के अंतराल में। पर वो बाद में पकड़े गए और उन्हें 2 साल की जेल हुई। उनका रेपुटेशन और करियर एक झटके में सब बर्बाद हो गया। रजत गुप्ता ने जो किया सबके समझ से परे था। उनके पास हर चीज थी, पैसा, प्रेस्टीज, पावर और फ्रीडम, लेकिन अफसोस उन्होंने और पाने की ग्रीड में सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि उन्हें अपना इनफ पता नहीं था। सो हम सबको अपना इनफ पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के लालच का कोई इनफ नहीं होता। ओके